नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हुतात्मा जयवंतराव पाटिल महाविद्यालय हिमायतनगर, हिंदी विभाग प्रमुख। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे काव्य शास्त्र पेपर के अंतर्गत काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप पर भाष्य करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को देखते समय हम काव्य का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा और एक करके स्वरूप को हम देखेंगे। प्रस्तावना: काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य वह काव्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से परिपूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। काव्य अर्थ परिभाषा, काव्य लक्षण और काव्य स्वरूप को जानने से पूर्व काव्य के अर्थ, परिभाषा एवं लक्षणों को जानना प्रासंगिक होगा। काव्य का अर्थ: संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने प्रायः कवि कर्म को काव्य कहा है, अतः कवि शब्द से ही काव्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। कवि शब्द क धातु में इच प्रत्यय लगने से बना है। क धातु का अर्थ है शब्द करना, कलरव करना आदि, और इस धातु से अन्य अर्थ है व्यक्ति या आकाश। काव्य का अर्थ हम देखें, संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने प्रायः कवि कर्म को काव्य कहा है। इस बात को अगर हम देखते हैं तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कवि वह व्यक्ति है जो शब्द करता है, बोलता है या कलरव करता है, अथवा जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक या व्याप्त है। कवि कर्म को हम देखते हैं, कवि कर्म काव्यम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि का कर्म ही काव्य है। इसी संदर्भ में आचार्य विद्याधर ने कहा है, कवयतीति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात जो वर्णन करता है, कविता करता है, उसके कर्म को काव्य कहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त भी कुछ यही भाव अभिव्यक्त करते हैं। कवनीय काव्यम, अर्थात जो वर्णनीय है वही काव्य है। पाश्चात्य साहित्य जगत के काव्य के लिए पोएट्री शब्द का प्रयोग होता है। यह पोएट शब्द से बना है। वहाँ पोएट शब्द का प्रयोग सर्जक, निर्माता, विनिर्माता, रचनाकर्ता, विधायक आदि के लिए होता है। अतः पोएट वह है जो निर्माण करता है, सृजन करता है, रचना करता है। इस प्रकार काव्य शब्द के अर्थ के बारे में दोनों वर्ग, अर्थात पाश्चात्य वर्ग और पाश्चात्य वर्ग में मंतव्य देखा जा सकता है। काव्य की परिभाषा, काव्य की क्या परिभाषा हो सकती है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान काव्य को परिभाषित करते हैं तो कुछ विद्वान केवल काव्य के कुछ लक्षणों को ही व्यक्त करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकी है जिससे सभी विद्वान सहमत हो सके। संस्कृत आचार्यों, रीतिकालीन आचार्यों तथा आधुनिक कवियों एवं आलोचकों ने आपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। आरंभ में छंदोबद्ध रचना को ही काव्य माना जाता था। उस समय वाल्मीकि तथा काव्य को कवि कहा गया तो शुक्राचार्य को भी कवि कहा गया, जो एक राजनीतिक और नीतिकार थे। इसी प्रकार से चिकित्सा संबंधी ग्रंथों तथा ज्योतिष संबंधी ग्रंथों को भी काव्य कहा गया, लेकिन आगे चलकर यह स्पष्ट हो गया कि
आनंददायक रचना ही काव्य की श्रेणी में रखी जा सकती है। अतः शब्दों में स्वीकार किया गया वह रचना काव्य शब्द से अभिहित की जा सकती है, जो पाठकों या श्रोताओं को भावानंद प्रदान करने की क्षमता रखती हो। बाद में काव्य को साहित्य शब्द का पर्याय मान लिया गया, इसलिए नाटक को भी काव्य में सम्मिलित कर लिया गया। अतः काव्य से अभिप्राय सब प्रकार की गद्य पद्यमय रचना से ही हो गया, जो भावानंददायक हो। संस्कृत साहित्य के आरंभिक विवेचन में काव्य शब्द का ही प्रयोग होता रहा, लेकिन 8वीं 9वीं सदी में राजशेखर तथा कुंतक ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। रीतिकालीन आचार्यों कवियों के काव्य संबंधी मत हम देख सकते हैं। रीतिकालीन आचार्य कवि ने काव्य का कोई मौलिक लक्षण प्रस्तुत नहीं किया। यह सभी किसी न किसी संस्कृत आचार्यों से प्रभावित दिखाई देता है। अतः केवल इतना ही कह सकते हैं कि संस्कृत आचार्य जो बात संस्कृत भाषा कही गई उन्होंने हिंदी में कह दी। फिर भी कुछ प्रमुख आचार्यों कवियों की परिभाषाएं दी जा सकती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने अलंकार को ही काव्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना। आचार्य चिंतामणि ने कविकुल कल्पद्रुम में मम्मट द्वारा दिए गए लक्षण का समर्थन किया है। श्रुति मिश्र ने अपने ग्रंथ काव्य सिद्धांत में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, जिसमें अलौकिक ढंग से मनोरंजनकारी वर्णन रहता है वही काव्य है। भिखारी दास के अनुसार अलंकार, रस, ध्वनि, रीति तथा गुणों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। भिखारी दास ने अलंकार, रस, ध्वनि, रीति आदि से संबंधित आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषा का समन्वय प्रस्तुत करते हुए अपनी भाषा प्रकट की। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रीतिकालीन आचार्य कवियों ने काव्य के जो लक्षण दिए गए हैं उनमें कुछ नवीनता या मौलिकता नहीं है। अधिकांश रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षणों को ही हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है। हाँ, यह सही है कि कुछ रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण में कुछ संशोधन का प्रयास किया है। इस तरह हम देखते हैं आधुनिक विद्वानों के काव्य संबंधी कुछ मत हम देख सकते हैं, जैसे जिनमें है महावीर प्रसाद, द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, ये प्रमुख रहे हैं। आज की हिंदी कविता संस्कृत काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के साँचे में ढल चुकी है। अतः आधुनिक विद्वानों की काव्य संबंधी परिभाषाएं पाश्चात्य मान्यताओं के अधिक निकट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी रचना रस रंजन में लिखते हैं, कविता भावशाली रचना है जो पाठक यशोदा के मन पर आनंद में प्रभाव डालता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान भाषा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, आई है, उसे कविता कहते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार हम किसी पुस्तक को साहित्य या काव्य की संज्ञा दे तो वह कला के उद्देश्य पूरा करती है, उसे ही हम कविता कहते हैं। प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेय रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य के मीरा
के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा लिखती है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्र इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे हृदय में आविर्भूत होती है। ठीक तरह से हम इस भाषा को देखते हैं। काव्य के भाषा, काव्य का अर्थ, स्वरूप और परिभाषा को हमने देखा है।